नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार सुनील सर जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आपके लिए प्राचीन इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक लेकर आऊं। आइए देखते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। बच्चों, प्राचीन इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे द्वारा ये, ठीक है ना। और इसमें हमको सबसे पहले ये देखना होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है वो कितना है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को इतिहासकारों के द्वारा बच्चों 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया गया है। यह सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सिंधु नदी की घाटी में विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और भारत के प्राचीन इतिहास में इसी सभ्यता को प्रथम नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत का पहला नगरीकरण, फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो शुरू हुआ वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ। पहला नगरीकरण, जबकि बच्चों दूसरा नगरीकरण जो माना जाता है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से माना जाता है, जिसमें हम खास तौर से देखते हैं महाजनपद काल के दौरान भारत में दूसरा नगरीकरण प्रारंभ हुआ। तो आइए बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता जिसको नगरीकृत सभ्यता के रूप में हम पढ़ेंगे, देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु किस प्रकार से हमारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी होंगे। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता को रेडियो कार्बन C14 के अनुसार इसका जो समय निर्धारण किया गया है वो 2500 से 1750 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है, जो अब तक सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल है। आइए, यह एक प्रकार की नगरीकृत सभ्यता के रूप में विकसित थी। यानी कि बच्चों हम बात करें, यह सभ्यता जो थी उसका नेचर अर्बनाइजेशन था। यानी कि इस सभ्यता में पक्के मकान, पक्की सड़कें, ठीक है, और जो सिटी थे वो एक सिस्टमैटिक तरीके से बसे हुए थे, इसलिए इस सभ्यता को नगरीकृत सभ्यता कहते हैं। और सभ्यता का जो मेन बिजनेस था या इसका जो मेन इकोनॉमी की था वो बेस क्या था? ट्रेड। बच्चों, इस आधार पर अधिकांशतः इतिहासकारों को यह नगरीकृत सभ्यता के रूप में स्वीकार किया गया है। इस सभ्यता का विकास भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में हुआ था। पश्चिमोत्तर क्षेत्र की अगर मैं बात करूं बच्चों, जैसे ये रहा हमारा प्यारा भारत, और बच्चों इस भारत में यहां पर एक नदी बहती है जो पाकिस्तान में जाके अरब सागर में गिर जाती है, सिंधु नदी। हम बात करें इस सभ्यता का जो विस्तार देखने को मिला वो सिंधु घाटी की क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। यहीं पर बहुत सारे इसके शहर सेटल थे। इस आधार पर हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता मुख्यतः 3 देशों में विकसित थी, यानी कि इसके बहुत सारे शहर भारत में भी प्राप्त हुए, कुछ शहर इसके अफगानिस्तान में प्राप्त हुए यहां पर, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, यह सभ्यता मुख्य रूप से 3 देशों में विस्तृत थी, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का नाम मिलता है। सबसे ज्यादा इसके पुरास्थल भारत में प्राप्त हुए हैं, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों में ये इंगित की गई। भारत में इस सभ्यता के सर्वाधिक साक्ष्य जो मिले थे वो गुजरात से मिले हैं। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना, यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में रिपीट हो चुका है। जबकि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत से प्राप्त हुए हैं। बच्चों, यह सभ्यता सबसे कम अफगानिस्तान से प्राप्त हुई। अफगानिस्तान में इसके 2 स्थान है, सुरतुगोई और मुंडीगौब। बच्चों, सुरतुगोई की अगर मैं बात करूं खासतौर से, यहां से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा एक उपनिवेश बनाए जाने का साक्ष्य मिला है। और दूसरा, मुंडीगौब नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का एक मंदिर का संदिग्ध साक्ष्य प्राप्त हुआ है। बच्चों, पूरी सभ्यता में मंदिर का एविडेंस कहीं से कहीं तक प्राप्त नहीं हुआ था, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिरों में पूजा नहीं करते थे या पूजा के लिए मंदिर का प्रयोग नहीं करते थे। इस प्रकार सुरतुगोई प्लेस को उपनिवेशिक स्थान माना गया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत से जाते थे व्यापार करने, कहां? अफगानिस्तान में, यानी वदंसा व्यापार करने जाते थे। और वदंसा में ये जिस केंद्र से व्यापार करते थे वही केंद्र इनका क्या कहलाया? उपनिवेशिक स्थान। ओके। और ये बच्चों अफगानिस्तान में यानी कि वदंसा में मुख्यतः लार्ज वर्द का व्यापार करते थे। ओके। आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में जो पुरास्थल प्राप्त हुए हैं उनकी संख्या और उनके प्रमुख नगरों के बारे में जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक
खुदाई के दौरान 2650 से अधिक पुरास्थलों की खोज की जा चुकी है, लेकिन इस सभ्यता में प्रमुख नगरों की संख्या 7 मानी गई है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कंपटीशन में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुल इंपोर्टेंट साइट के रूप में कितने स्थानों का नाम मिलता है, महत्वपूर्ण पुरास्थलों के रूप में कितने स्थानों का नाम मिलता है। तो बच्चों 7 को ही आंसर लगाना है। इसमें सबसे पहले हड़प्पा पुरास्थल है, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिला में स्थित रावी नदी किनारे स्थित है। जबकि बच्चों हम बात करें दूसरा पुरास्थल जो था वो मोहनजोदड़ो है, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के किनारे है। ओके, तीसरा महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में अगर हम बात करें तो बच्चों मिलेगा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में नवाब शाह जिले में चन्नू दड़ो शहर। उसके बाद हम देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण पुरास्थल जो कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी किनारे है बच्चों। और पांचवा महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में कालीबंगा का नाम मिलता है, जो राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी किनारे स्थित है। बच्चों गंगानगर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कट करके हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अलग नया बना है, इसलिए अब कालीबंगा को गंगानगर जिले में जोड़ते हैं, ना कि हनुमानगढ़ में। क्योंकि प्राचीन किताबें या पुरानी किताबों से आप पढ़ रहे होंगे तो अभी भी उन किताबों में हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट लिखा होगा। ठीक है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख छठे नगर के रूप में वनावली का नाम मिलता है, जो हरियाणा के हिसार प्रांत में रंगोई नदी किनारे है। बच्चों किस नदी किनारे है ये? रंगोई नदी किनारे। ठीक है ना। जबकि सातवें महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में धौलावीरा का नाम मिलता है। बच्चों किसका नाम मिलेगा? धौलावीरा का नाम मिलता है। धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। कहां पर हो जाएगा बच्चों? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कच्छ। हम बात करें धौलावीरा को इस वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, जो कि मैं आगे इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो आइए बच्चों, अब हमारे द्वारा इन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख 7 नगरों को एक एक करके विस्तार में समझते हैं। प्रिय बच्चों, जो भी मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से लेक्चर को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, ठीक है ना, वो साथ ही साथ में इस टॉपिक को पेन और कॉपी लेकर बैठे, नोट करते चलेंगे। अभी तक जिस बच्चे ने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज्वाइन कर ले, ताकि मेरे द्वारा जो हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट की गई है उसका अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। बच्चों हम बात करें, मेरे द्वारा इसी प्रकार से अब कंटिन्यू इतिहास के संपूर्ण वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाएंगे, जिसमें से यह चौथा वीडियो है इतिहास का। ओके बच्चों, आपको इतिहास से संबंधित किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में समस्या है या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं, उसमें आपको तत्काल आंसर मिल जाएगा। ओके चलिए बच्चों, आइए हम एक एक करके इन 7 महत्वपूर्ण पुरास्थलों को विस्तार में अध्ययन करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का पहला पुरास्थल जिसकी खुदाई की गई उसका नाम था बच्चों हड़प्पा। क्या नाम है बच्चों? हड़प्पा। आप देखिए, अगर हम बात करें हड़प्पा पुरास्थल की सर्वप्रथम जानकारी 1826 में चार्ल्स मैक्सन के द्वारा की गई। बच्चों इसकी जानकारी चार्ल्स मैक्सन ने दी। आप देखिए, आपको पता है कि भारत में रेलवे का काम गवर्नर जनरल डलहौजी के समय में हुआ था, और जब रेलवे का काम वो भारत के पंजाब प्रांत, लाहौर, पाकिस्तान वाले क्षेत्र में चल रहा था, तो वहां पर बहुत सारे ऊंचे नीचे टीलों को खोदकर इकसार किया जा रहा था, एक लेवल में लाया जा रहा था। तो उसी दौरान खुदाई के दौरान बहुत सारे प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले। जब प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष मिले तो भारत के आर्कियोलॉजिस्ट, हम जैसे बात करें जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उसकी खुदाई कराई गई। ओके, तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता जिस स्थान पर इंगित की गई उसका नाम है हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को बच्चों हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, हड़प्पा शहर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं किनारे स्थित है। और बच्चों यह शहर देखते हैं हम किन किन साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध है, या खुदाई के दौरान यहाँ से क्या क्या हमको महत्वपूर्ण एविडेंस मिले। यहाँ से एक बहुत बड़ा अन्नागार प्राप्त हुआ था, और बच्चों यहाँ पर कब्रिस्तान R37 प्राप्त हुआ था, यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया। जैसे ये देख रहे हैं बच्चों आप, ये कब्रिस्तान है यहाँ पर ये। ठीक है, इस तरीके से ये डेड बॉडी दफनाई हुई है। ओके, ये कब्रिस्तान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ओके,
और इसका नाम पड़ा R37 क्योंकि यहाँ पर 37 ही टोटल वरियल मिले थे। आप देखिए, हम बात करें यहीं से कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ था, यानी कि वॉन जिमरत। बच्चों ये जो दर्पण प्रयोग करते थे वो हम बात करें खास तौर से कांच का नहीं है, वो दर्पण किसका है? वो दर्पण है बच्चों कांसे का, यानी कि ब्रॉन्ज का, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में तांबा और टिन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया गया था, तो इसलिए ये कांसे का दर्पण प्रयोग करते थे। यहीं से 6 कमरों वाले दुर्ग प्राप्त हुआ था। 6 कमरों वाला दुर्ग, यानी कि पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से भी किला का साक्ष्य नहीं मिला था। जब भी क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में किला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, तो बच्चों क्या लगाना है आपको? हड़प्पा। ये रहा देखो किला की एविडेंस। यहीं से बहुत सारे स्थानों से एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें प्राप्त हुई थी। ये मोहरें ऐसी हैं जिन पर एक सींग वाला जानवर छपा हुआ है, जबकि बच्चों एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सर्वाधिक मोहरें जो कि एक श्रृंगी पशु वाली थी कहां से प्राप्त हुई, आपको मोहनजोदड़ो लगाना है। आइए अगला महत्वपूर्ण शहर होगा बच्चों मोहनजोदड़ो, उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां हम देखते हैं। बच्चों मोहनजोदड़ो शहर जो था, पहले हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है। मोहनजोदड़ो का जो वर्ड मीनिंग होता है बच्चों, उसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड, यानी कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, ये सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, यानी कि पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर कोई सबसे बड़ा शहर प्राप्त हुआ तो वो कौन सा था? मोहनजोदड़ो। बच्चों मोहनजोदड़ो 5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ शहर है। ओके, और इसको पाकिस्तान की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1980 में शामिल किया गया था, यानी कि ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, ना कि भारत की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, बल्कि ये पाकिस्तान की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, जिसमें 1980 में इसको शामिल किया गया था। अगर मैं बात करूं इसके लोकेशन की बच्चों, अवस्थिति की, तो बच्चों ये लोकेशन जो हो जाएगी, कहां हो जाएगी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में। और इसकी खुदाई की अगर मैं बात करूं तो 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई। और यहाँ से क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में हम समझते हैं। हम बात करें, यहाँ से बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए, यहाँ से बड़े बड़े स्नानागार प्राप्त हुए, ठीक है ना। अन्नागार और स्नानागार के संबंध में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको मोहनजोदड़ो ही लगाना है। बच्चों ये देख रहे हैं आप यहाँ पर कितना बड़ा ये स्नानागार है, यानी कि माना गया कि जब कोई फेस्टिवल वगैरह होता होगा तो ये लोग इसमें नहाते होंगे। और यहाँ से बहुत बड़े बड़े कोठार मिले थे। कोठार का मतलब है कि लगाया गया इतिहासकारों के द्वारा ये कि इसमें ये लोग अनाज वगैरह स्टोर करके रखते होंगे। यहीं के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, यानी कि आप देखिए बच्चों ये एक मोहर है, ये चौकोर मोहर है यहाँ पर, ठीक है। इसमें बीच में एक आकृति इस टाइप से बनी हुई है, ठीक है ना। दोनों तरफ ये हाथ फैले हुए हैं और ये सिंहासन की अवस्था में बीच में बैठा हुआ है और इसके मुकुट लगा हुआ है जिसमें इस तरीके से ये सींग निकले हुए हैं। यहाँ देखिए नीचे वाले चित्र में ये सींग निकले हुए हैं बच्चों, ठीक है। इसको पशुपति बताया गया। तो ये लोग यहाँ पर यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे, जिनके चित्र बहुत सारी मोहरों पे प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य से निर्मित नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, यानी कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, यानी कि ये देखिए बच्चों यह एक कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति है, यानी कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये डांसिंग गर्ल है, यानी कि इसका एक हाथ कमर पर रखा हुआ, एक हाथ नीचे है ना, डांस करते हुए दिखाया गया इसको। यहीं से बच्चों दाढ़ी वाले पुरोहित की यानी कि पुजारी की मूर्ति मिली थी, जैसे ये आप देख रहे हैं दाढ़ी वाला पुरोहित है। यहीं पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें प्राप्त हुई थी। बच्चों एक श्रृंगी पशु वाली मोहरें ये देखिए, ये एक गैंडा टाइप बैल टाइप कोई जानवर है, ठीक है, और इसका एक सींग है। हम इसको बैल नहीं कह सकते, जबकि इसकी इस यानी कि इसके फेस की तरफ से अगर हम देखेंगे तो ये गैंडे की तरह मिल रहा है क्योंकि इसका एक सींग है। और बच्चों जबकि हम इधर वाले हिस्से से इसको देखेंगे तो इसकी आकृति वैल की तरह है, ठीक है। तो ये वैल की आकृति में एक श्रृंगी वाला पशु है जिसकी सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पर मोहरे शब्द इस्तेमाल किया गया, ना कि सिक्का, ओके, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के यानी कि मुद्राओं का प्रचलन नहीं था, बल्कि वस्तुओं की पहचान के लिए मोहरों का प्रयोग करते थे। मोहर मतलब टोकन, एक टोकन, ठीक है ना। बच्चों यहीं पर स्वास्तिक चिन्ह वाली मोहरें प्राप्त हुई थी। स्वास्तिक चिन्ह को ऐसे करके समझते हैं सनातनी धर्म में, ठीक है ना, जिसमें धार्मिक कार्यक्रमों में इसके द्वारा इसको प्रयोग किया जाता है। आइए हम अगला शहर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा महत्वपूर्ण शहर है बच्चों लोथल, ओके।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है बच्चों। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में 2 बंदरगाहों के साक्ष्य मिले थे। कितने? 2 ही बंदरगाहों के साक्ष्य मिले थे। और वो बंदरगाह कौन कौन थे? एक लोथल है, दूसरा सुतकांगडोर। आपको पता है बच्चों, लोथल की लोकेशन तो भारत में है, लेकिन सुतकांगडोर जो है बच्चों वो दशक नदी किनारे कहां पर है बच्चों? पाकिस्तान में, यानी कि बलूचिस्तान प्रांत में, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। बच्चों अगर मैं लोथल की बात करूं ना, तो इस वर्ष क्या किया गया इसके साथ में, संस्कृति तथा पर्यटन मंत्रालय के मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसको अगस्त 2021 में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। यानी कि यह देश का पहला नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में डेवलप किया जाएगा। बच्चों इसकी लोकेशन कहां हो जाएगी? भोगवा नदी किनारे, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। और इसकी खुदाई रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में की गई थी। महत्वपूर्ण साक्ष्यों में यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ था? बंदरगाह प्राप्त हुआ है। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे बच्चों, है ना, ये पूरा पोर्ट है बना हुआ है यहाँ पर, ये बंदरगाह, ठीक है ना, और ये नदी बह रही है, ठीक है ना, और ये नदी जाके समुद्र में गिरती है। ये बंदरगाहों के रूप में विकसित था, ठीक है। यहीं से गोदीबाड़ा मिला। गोदीबाड़ा का मतलब होता है जहां पर जहाजों का निर्माण होता है या जहाजों की रिपेयरिंग की जाती है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं बच्चों, इसी बंदरगाह ये जो बना हुआ, इसके साइड में ये चौकोर तालाब की तरह है। इसमें जहाज का निर्माण होता था या जहाजों की रिपेयरिंग होती थी, ये, ठीक है ना, पिक्चराइज किया गया। जबकि ओरिजिनल जो है वो गोदीबाड़ा ये है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल से प्राप्त हुआ था। ये देखिए इस तरीके से काफी डैमेज है, लेकिन फिर भी इसको दिखाया गया यहाँ पर। बच्चों यहीं से कंपास मिला। कंपास मतलब दिशा सूचक यंत्र। क्या मिला था बच्चों? दिशा सूचक यंत्र प्राप्त हुआ था, जिसके माध्यम से ये समुद्रों के माध्यम से, जब हम बात करें ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करने जाते थे, ठीक है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार करने जाते थे, तो जहाजों को किस डायरेक्शन में चलाना है, इसके लिए कंपास का इस्तेमाल करते थे। जैसे मैं बात करूं बच्चों, आप खुद देखिए, ये रहा मान लिया हमारा भारत, और बच्चों ये गुजरात वाला क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र किसका है बच्चों? गुजरात वाला। और यहाँ पर किनारे पर ये है लोथल। और बच्चों ये रहा इस तरीके से नीचे, ये सऊदी अरब वाला क्षेत्र मान लेते हैं इसको, ठीक है ना। और बच्चों यहाँ पर था सुतकांगडोर, ये देखिए काला पॉइंट, ये सुतकांगडोर है, और ये वाला पॉइंट लोथल है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर थी कौन सी सभ्यता विकसित थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान में, ठीक है। ईरान में कौन सी सभ्यता है? मेसोपोटामिया की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, मेनली जो व्यापार करते थे, वो किससे करते थे? मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ, यानी कि यहाँ आते थे व्यापार करने। अब समुद्रों के माध्यम से जब ये व्यापार करते थे, तो दिशा ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करते होंगे? कंपास का इस्तेमाल करते होंगे, ठीक है ना। बच्चों मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग सिंधु घाटी को क्या कहते थे जानते हैं? मेलुहा कहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। और देखिए बच्चों यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिला? मनके बनाने का कारखाना मिला, यानी कि मोती बनाने का कारखाना। यहीं पर बच्चों मूर्तियां वगैरह तराशने का काम होता था। एक बहुत बड़ा शिल्प उद्योग मिला, यानी क्राफ्ट इंडस्ट्री। यहीं से बच्चों आटा चक्की के एविडेंस मिले। और फारस की, यानी कि पर्सिया की, फारस मतलब बच्चों ईरान, और ईरान का पुराना नाम मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ओके, तो मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहर भी कहां से प्राप्त हुई? लोथल से प्राप्त हुई। बेलनाकार का मतलब वो बच्चों किस टाइप की थी? सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो मेनली देखा जाए, जब भी क्वेश्चन आएगा कि लोथल किसके लिए फेमस है, तो आपको बंदरगाह लगाना है। किसके लिए फेमस है? पोर्ट के लिए फेमस है। ओके, आइए अगला देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा महत्वपूर्ण पुरास्थल है बच्चों कालीबंगा। बच्चों कालीबंगा का जो शब्द का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, यानी ब्लैक बेंगल्स। कालीबंगा का मीनिंग क्या होता है बच्चों? काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। यहाँ के लोग जो थे वो टेराकोटा की मिट्टी, यानी टेराकोटा मिट्टी कौन सी होती है? जिसको आग में पका के स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हार्ड हो जाती है वो आग में पक के, उसको टेराकोटा कहते हैं, ठीक है। तो टेराकोटा से चूड़ियां बनाते थे, और फिर क्या करते? उन चूड़ियों पे काले रंग का पेंट करते थे। इस प्रकार से काले रंग की चूड़ियां बनकर तैयार हो जाती थी। बच्चों कालीबंगा जो शहर है वो राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित घग्गर नदी किनारे है, ठीक है। और इसकी बच्चों खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई, लेकिन इसकी खुदाई बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा 1961 से 1969 के बीच कराई गई, ठीक है ना। तो बच्चों ध्यान रखना, इसकी खोज 1952 में हुई थी, लेकिन खुदाई काफी लंबे समय के बाद हुई थी, जिसमें लगभग 8-9 साल तक इसकी खुदाई कराई गई थी, 61 से 69 तक, ठीक है ना। खुदाई कराने में बीबी लाल और बीके थापर का नाम मिलेगा। चलिए बच्चों कालीबंगा से देखते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण साक्ष्य हमको प्राप्त हुए थे। अगर महत्वपूर्ण एविडेंस की मैं बात करूं, तो देखिए यह एकमात्र प्लेस है जहां से कृषि कराने के एविडेंस मिले थे। बच्चों किसके एविडेंस मिले हैं?
कृषि कराने के एविडेंस मिले हैं। कृषि कराने के एविडेंस में हमको क्या प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ से, यानी कि एक ही खेत से संयुक्त फसलों के साक्ष्य, यानी कि ज्वाइंट क्रॉप। जैसे बच्चों जो खेत मिला है, ठीक है, उस खेत में क्या हुआ है, फसलें क्या मिली हैं, ज्वाइंट क्रॉप्स के रूप में मिली है, फसलें ज्वाइंट क्रॉप्स के रूप में मिली है, यानी कि एक ही खेत में दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं। वो दो फसलें संयुक्त फसल कौन कौन है बच्चों, एक फसल के साक्ष्य मिले हैं चना, और दूसरी फसल के रूप में जो मिले हैं वो सरसों के एविडेंस मिले। किसके, सरसों के एविडेंस, यानी कि एक तिलहन फसल है, एक दलहन फसल है, तो तिलहन और दलहन फसलों का ये एक साथ, ठीक है ना, पैदावार करते थे। ओके, यहीं से हम बात करें बच्चों, हल से जुते हुए खेत के निशान, हल से जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, यानी कि एक खेत है जिसमें हल द्वारा जुते हुए खेत के निशान मिले हैं, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, जुते हुए खेत के एविडेंस मिले हैं लेकिन हल के एविडेंस नहीं मिले, यानी हल से जोतते तो हल से ही होंगे, ठीक है, कोई ट्रैक्टर तो था नहीं उस समय, तो हल से जुते हुए खेत के एविडेंस मिले, ना कि हल के एविडेंस। बच्चों हल के एविडेंस मिलेंगे आपको वनावली से, मिट्टी का बना हुआ हल कहां से प्राप्त होगा आपको, वनावली से। और बच्चों यहां से बहुत बड़े यज्ञ कुंड प्राप्त हुए, कई सारे यहाँ पर यज्ञ कुंड प्राप्त हुए। और बच्चों कालीबंगा ही एकमात्र प्लेस है जहां से अर्थक्वेक यानी भूकंप आने का प्रमाण मिलता है, यानी कि बच्चों एक जगह भूमि इस प्रकार से अंदर तक फटी हुई है, ठीक है, जिससे ये लगा कि यहाँ पर भूकंप वगैरह भी आया होगा। और कालीबंगा ही एकमात्र ऐसा प्लेस है जहां से पेयर डेड बॉडी मिली थी, यानी कि युगल सावधान, पेयर डेड बॉडी मिली थी बच्चों यहाँ से। युगल सावधान सा सही से बनाएंगे, ठीक है ना, ये वाला सा आएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। युगल सावधान के यहाँ से एविडेंस मिले थे, टाइप करते हुए मिसप्रिंट हो जाता है बच्चों, तो सही से नोट करेंगे। युगल सावधान मतलब पेयर डेड बॉडी, यानी एक साथ दो डेड बॉडी दफनाई गई। अब बच्चों एक साथ दो डेड बॉडी कैसे प्राप्त हो सकती है, देखिए, एक भारत में प्राचीन टाइम से ही भारत में एक सभ्यता विकसित, एक प्रैक्टिस का प्रचलन था जिसको सती प्रैक्टिस कहते हैं, सती प्रथा। और इसमें क्या होता था, अगर किसी का पति मर जाता था तो उसकी पत्नी जो होती थी उसको चिता पर लेकर बैठ जाती थी, जिससे वो भी जलकर नष्ट हो जाती थी। तो उस चिता में क्या होगा, दो लोगों की डेड बॉडी रहेंगी, एक पति की और पत्नी की, यानी एक मेल और एक फीमेल, ठीक है ना। उस सती प्रथा का लंबा विरोध किया गया था। अंत में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रैक्टिस को भारत में हमेशा के लिए इलीगल घोषित कर दिया गया, बैन कर दिया गया उसको। तो बच्चों ये जो पेयर डेड बॉडी का एविडेंस मिला है, इसको सती प्रैक्टिस का एविडेंस मानते हैं, सती प्रथा का साक्ष्य मानते हैं, संकेत मानते हैं ये कि कालीबंगा में सती प्रथा का प्रचलन था। ओके, तो इस प्रकार से बच्चों कभी भी अगर क्वेश्चन आए कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा का प्रचलन कहां से प्राप्त हुआ, तो आपको कालीबंगा लगाना है। ओके, चलिए बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता के 5वें महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में देखते हैं, बनावली का नाम मिलता है। कौन सा शहर आएगा बच्चों, बनावली। ओके, आप देखिए बनावली की लोकेशन देखेंगे बच्चों, ये हरियाणा के हिसार जिले में रंगोई नदी किनारे है। कहां हो जाएगा बच्चों, रंगोई नदी किनारे। अब देखते हैं कि इसकी खुदाई किसके द्वारा की गई, यानी कि इसका एक्सकवेटर कौन है। तो बच्चों रविंद्र सिंह विस्ट इसके एक्सकवेटर हैं, जिन्होंने 1974 में इसको एक्सकवेटेड कराया था। ओके, उस एक्सकवेशन के दौरान क्या क्या एविडेंस हमको प्राप्त हुए थे उनमें देखते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये सिटी अच्छे किस्म की जौ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में बच्चों सबसे उत्तम क्वालिटी के जो जौ प्राप्त हुए थे ना, यानी कि उत्तम किस्म के जो जौ प्राप्त हुए थे वो कहां से प्राप्त हुए हैं, बनावली से। क्योंकि बच्चों जौ जो था, ये जो जौ है ना बच्चों, ये सिंधु घाटी सभ्यताओं की प्रमुख फसल भी थी, ये प्रमुख फसल भी है इनकी। ओके, और यानी कि मुख्य फसल के रूप में ये जौ का उत्पादन करते थे, जबकि दूसरी फसल के रूप में ये लोग गेहूं का उत्पादन करते थे। और एक बात और ध्यान रखना, फसलों का उत्पादन ये व्यापार के उद्देश्य से नहीं करते थे बच्चों, व्यापार के उद्देश्य से ये बिल्कुल नहीं करते थे, केवल फसलों का उत्पादन खाने पीने भर के लिए करते थे। जबकि इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो व्यापार पर आधारित थी, ट्रेड पर आधारित थी, ना कि कृषि पर। और ट्रेड विदेशों से किया जाता था, और ट्रेड ये किसका करते थे, सोना चांदी के आभूषणों का, हाथी दांत कीमती पत्थरों का, और लाजवर्द मणि वगैरह, तांबा वगैरह, इनसे बने आभूषणों का ये व्यापार करते थे। अगला देखते हैं बच्चों, यहां से प्राप्त साक्ष्यों में मिट्टी से निर्मित नारी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ। बच्चों ये देख रहे हैं साइड में एक नारी की मूर्ति है जो मिट्टी से बनी हुई है।
ठीक है ना। ओके, मिट्टी से निर्मित नारी की मूर्ति, ठीक है ना, कहां से प्राप्त होगी? बनावली से। ओके बच्चों, यहीं से कुआं का एविडेंस मिला था, जैसे ये देख रहे हैं साइड में एक कुआं बना हुआ है, ठीक है ना, ईंटों से। ठीक है, तो कुआं के एविडेंस भी कहां से प्राप्त होंगे? वनावली से। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में ध्यान रखना है कि प्रत्येक घर से, यानी वनावली पुरास्थल के प्रत्येक घर से धावन पात्र और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले थे। धावन पात्र का मतलब है कि घर में, जो घर था इनका ना, उसमें प्रत्येक घर में एक कोने पर क्या मिला? गड्ढा टाइप मिला था, जिसमें ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये कपड़े वगैरह धोते होंगे। और प्रत्येक घर में अंगीठी टाइप मिला था बच्चों, जिसमें ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इसमें ये लोग आग जलाते होंगे खाना वगैरह पकाने के लिए। तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य, यानी फायर एल्टर्स, अंग्रेजी में बच्चों इसको क्या बोलते हैं? बोलो, फायर एल्टर्स। ओके, तो फायर एल्टर्स एंड वॉश बेसिन के एविडेंस वनावली से प्राप्त होंगे। ओके, वीडियो बच्चों बाइलिंगुअल है, इधर हिंदी में लिखा, इधर अंग्रेजी में लिखा, इसलिए दोनों ही माध्यम के बच्चों को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बनाया जा रहा है, हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम। ओके, आपको बच्चों समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर भी करते चलिए, साथ साथ लाइक भी करते चलिए। जहां भी आपको डाउट लगे, किसी भी लाइन में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, आप बच्चों उस बिंदु से संबंधित, उस पॉइंट से संबंधित आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आपको एनालिसिस करके समझा दिया जाएगा। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अगला महत्वपूर्ण पुरास्थल के बारे में देखते हैं, जिसमें धौलावीरा का नाम मिलता है। तो छठा महत्वपूर्ण पुरास्थल धौलावीरा है। यह पुरास्थल प्राचीन भारत में सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थान है जिसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में पहला प्लेस है जिसको यूनेस्को ने इस वर्ष अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में दो प्लेस शामिल किए गए थे बच्चों, एक तो धौलावीरा शामिल किया था और दूसरा क्या शामिल किया गया था? रामप्पा मंदिर, जो कि तमिलनाडु में था। बच्चों, अब हमारे भारत के कुल 42 प्लेस हो गए हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। कितने? 42 प्लेस। आइए धौलावीरा की लोकेशन देखते हैं। ये गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। बच्चों, जैसे मैं बात करूं, ये रहा हमारा, सॉरी, जैसे ये देखियो, ये हमारा प्यारा भारत दक्षिण में। तो ये जो शहर दिख रहा है ना, इस तरीके से यही है बच्चों गुजरात। इतना एरिया किसका? ये गुजरात का। और ये वाला जो पार्टिकुलर एरिया है ना, जो मैंने डार्क कर दिया इस प्रकार से, ये है कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट जो कि एक प्रकार का दलदली क्षेत्र है बच्चों। कैसा है? मार्शलैंड है ये एक प्रकार का। यहाँ पर बहुत बड़े क्षेत्र में कोई भी बस्ती वगैरह या मतलब मानवों का निवास स्थान नहीं है। ठीक है, आप देखिए, कच्छ, रण ऑफ कच्छ को बच्चों जैव मंडल के रूप में भी घोषित किया गया है। रण ऑफ कच्छ जैव मंडल के रूप में भी घोषित है क्योंकि यहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। ठीक है ना। हम बात करें बच्चों, रण ऑफ कच्छ में दो विवादित क्षेत्र हैं जिसको सर क्रीक और कोरी क्रीक कहते हैं। एक को सर क्रीक कहते हैं और बच्चों एक को कोरी क्रीक कहते हैं। ये पाकिस्तान के साथ दो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो एग्जाम पर्पज से रण ऑफ कच्छ बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। रण ऑफ कच्छ में यहाँ पर एक बंदरगाह है जिसको हम दीनदयाल बंदरगाह कहते हैं। इसका पुराना नाम कांडला बंदरगाह था। क्या था? कांडला बंदरगाह था। ठीक है, इस कांडला पोर्ट को बच्चों हम ज्वारीय बंदरगाह भी कहते हैं क्योंकि बच्चों सब भारत में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा इसी कच्छ की खाड़ी में आता है। सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कच्छ की खाड़ी में आता है, जिससे यहाँ पर ज्वारीय बिजली का निर्माण होता है। ज्वारीय बिजली का भी निर्माण किया जाता है यहाँ पर। ज्वारीय बिजली भारत में सबसे ज्यादा यहीं पर कच्छ की खाड़ी में की जाती है। देखिए बच्चों, आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के धौलावीरा शहर की खुदाई किसके द्वारा की गई? तो इसका एक्सकवेशन जो कराया गया था 1968 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा कराया गया था। और उस दौरान जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए थे उसमें क्या क्या प्राप्त हुआ? बांध निर्माण, यानी कि डैम बिल्डिंग के एविडेंस हमको प्राप्त हुए। डैम कंस्ट्रक्शन के एविडेंस हमको प्राप्त हुए। डैम कंस्ट्रक्शन यानी कि एक ऐसा तालाब टाइप है जिसके चारों तरफ पानी को एक दीवार के माध्यम से रोका गया। जैसे ये देख रहा है, ये बच्चों गड्ढा टाइप है यहाँ पर। ओके, इसके चारों तरफ ये दीवार बनी हुई है। ठीक है ना। बड़े बड़े बांध निर्माण का मतलब है बच्चों बड़े बड़े जलाशय, बिगेस्ट वाटर रिजर्वायर। ओके, यानी कि जलाशय, जैसे ये देख रहे हैं बच्चों, एक बहुत बड़ा तालाब की तरह जलाशय बना हुआ। ठीक है, तो एक्चुअल में धौलावीरा जो शहर है ना,
इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इसीलिए शामिल किया गया था क्योंकि यहाँ पर बहुत बहुत बड़े जलाशय मिले और सबसे बेहतरीन जो है वो है इसकी जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानियों को निकालने की तकनीकी यहाँ पर बहुत अच्छे से विकसित थी, जिसमें नालियों को इस प्रकार से विकसित किया गया था कि पानी पूरे शहर से एक तालाब में जाके इकट्ठा हो जाता था, एक तालाब में जाके इकट्ठा होता था। तो धौलावीरा की जल निकासी बहुत अच्छी थी। और बच्चों यहीं से पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र धौलावीरा ऐसा प्लेस है जहां से इसकी लिपि प्राप्त हुई है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट लिपि जो प्राप्त हुई है वो धौलावीरा से प्राप्त हुई है। बच्चों धौलावीरा में जो दीवारें मिली हैं उन दीवारों पे लगभग 250 से 400 चित्र और चिन्ह प्राप्त हुए हैं। इसलिए चित्र और चिन्हों के माध्यम से ये लिपि का प्रयोग करते थे, इसलिए इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफी लिपि। बच्चों लिपि वगैरह, क्षेत्र वगैरह, सिंधु सभ्यता के जनक और सिंधु सभ्यता के नाम, इन सब का मैं सिंधु सभ्यता के सेकंड वीडियो में एनालिसिस करूंगा। इस वीडियो के माध्यम से केवल हम महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी दे रहे हैं। आइए अगला शहर देखते हैं। सिंधु सभ्यता के 7वें महत्वपूर्ण पुरास्थल के रूप में चनुदड़ो का नाम मिलता है। बच्चों चनुदड़ो की लोकेशन जो है वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, कंपटीशन में आपको लोकेशन ध्यान रखनी है कि कौन सा शहर कहां पर है। ओके, सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत में। ओके, खुदाई किसके द्वारा की गई है ये बात इंपोर्टेंट है, लेकिन कब की गई है 1931 में। डेट वगैरह ज्यादा नहीं पूछता है प्राचीन भारत से। ठीक है, अगर आपको डेट वगैरह याद रखना है तो सिंधु सभ्यता के जो प्रथम और सेकंड पुरास्थल खोज किए गए जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, लोथल का नाम मिलता है, उनकी डेट याद रख लेना। बाकी आपको अन्य शहरों की डेट वगैरह याद नहीं रखना है और ना ही कंपटीशन में पूछी जाती है इस प्रकार से। हाँ, किसने खुदाई की है ये बात इंपोर्टेंट है, और वो शहर कहां पर है, लोकेशन, ये भी बात इंपोर्टेंट है। साक्ष्यों में देखते हैं। साक्ष्यों में बच्चों यहाँ पर 2 बैलगाड़ी मॉडल मिले थे, यानी कि ठीक है लकड़ी के और तांबे के बने हुए। ठीक है, यहाँ से कई सारे बैलगाड़ी मॉडल मिले हैं जिनमें से 2 बैलगाड़ी मॉडल, ठीक है ना, मैं आपके लिए बता रहा हूं। जैसे ये आप देख रहे हैं बैलगाड़ी बनी हुई, ठीक है ना, लकड़ी की बनी हुई है ये बच्चों। यहाँ पर 4 पहियों वाली भी बैलगाड़ी का मॉडल एक प्राप्त हुआ था, 4 पहियों से निर्मित एक बैलगाड़ी मिली थी। बच्चों यहाँ पर मनके बनाने का भी कारखाना प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में चनुदड़ो एकमात्र प्लेस है जहां से कर्व्ड ब्रिक यानी वक्राकार ईंट प्राप्त हुई। वक्राकार ईंट का जैसे इधर में ये चित्र दिखा रहा हूं, कर्व यानी कि मुड़ा हुआ, इस तरीके से ये कर्व है इसमें मुड़ा हुआ। ठीक है, तो कर्व यानी कि इस प्रकार से ये वक्राकार ईंट का प्रयोग करते थे बच्चों। ठीक है, और इस वक्राकार ईंट का इस्तेमाल ये जो कमरे वगैरह होते थे इनके ना, ये कमरों के अंदर साइड लगाते थे कर्व को इस तरीके से, यानी डिजाइन के तौर पर। किस तौर पर लगाते थे ये? डिजाइन के तौर पर। ठीक है ना, और बच्चों कॉस्मेटिक आइटम यहां से प्राप्त हुआ। जब भी क्वेश्चन आए कॉस्मेटिक आइटम से रिलेटेड कि सिंदूर कहां से प्राप्त हुआ, या लिपस्टिक कहां से प्राप्त हुई, या पाउडर कहां से प्राप्त हुआ, तो हमेशा आपको क्या लगा देना है? चनुदड़ो लगा देना है। पूरा कॉस्मेटिक मार्केट हुआ करता था यहाँ पर। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, ये थे मेरे द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है ना, 7 महत्वपूर्ण स्थल जिनको मैंने एनालिसिस किया। मुझे लगा होगा कि आपको ये 7 शहर के बारे में जो विस्तार से जानकारी प्राप्त हुई कुछ समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत होती हो बच्चों तो इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके आप फिर से एनालिसिस मेरा देख सकते हैं। ठीक है, और हम बात करें इसके बाद बच्चों सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र, सिंधु घाटी सभ्यता के जनक, ठीक है ना, मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। अगर किसी बच्चे को इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकता है, मैं उसको सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना, हम बात करें बच्चों हमारे YouTube चैनल से संबंधित जो भी आपको एनालिसिस किया गया है वीडियो, ठीक है, उस टॉपिक से संबंधित जो क्विज है यानी कि जो क्वेश्चन है वो मेरे टेलीग्राम चैनल @sunilsir_gs world पे मिल जाएंगे। बच्चों इस टेलीग्राम चैनल में इस टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपडेट किए गए हैं। ठीक है, हम बात करें बच्चों जो नए स्टूडेंट है मेरे वीडियो को देख रहे होंगे और उन्होंने चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। बच्चों एसएससी पर्पस और पीसीएस लेवल के पर्पस से ये टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। ओके, आपको ठीक है और कहीं से ज्यादा
मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इस बात का ख्याल रख के आपका टॉपिक में चीजों को मेंशन किया गया है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट इस वीडियो के लिए। आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप तो शॉर्ट वीडियो बनाने वाले थे।